गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं टेस्ट 13 के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह अनवरत मेहनत अगले 10 दिन और करते रहिए और आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक डीसी मोटर अधिकतम मैकेनिकल पावर उत्पन्न करेगा जब मेरी बैक ईएमएफ और मेरे सप्लाई वोल्टेज का अनुपात होगा। अब जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, मेरी मैक्सिमम वोल्टेज तब मिलेगी, यानी आप ये समझिए कि हमारी ईबी ये तब मैक्सिमम होगी जब हमारा सप्लाई वोल्टेज V/2 होगा। क्या हो जाएगा साथियों, जब मेरी सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, V/2 होगी। सप्लाई वोल्टेज के आधी हमारी बैक ईएमएफ का मान होगा। यानी इस सिचुएशन को हम कभी पाना नहीं चाहते हैं। ये सिचुएशन में हमारी 50% पावर क्या होती है, बर्बाद ही हो जाती है। 50% हमारे वोल्टेज का ड्रॉप ही हो जाता है, तो हम इसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। लेकिन 1/2 है हमारा, तो 1/2 के बिहाफ में हमारी मान क्या हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। हम ऑप्शन कौन सा लेंगे, सी ले लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे, सी लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक कह रहा है कि लंबाई हमने सीमित कर दिया है, फाइनाइट लेंथ हमारी फिक्स है, एल हमारा कंप्लीट है, कांस्टेंट है। हमने व्यास को क्या किया है, डाया को पहले हमने डी माना है और दूसरी बार हमने क्या किया है, मतलब पहली बार जो मेरा ओरिजिनल रजिस्टर था, जो शुरुआती रजिस्टर था, उसके लिए हमने डी मान लिया और दूसरी बार क्या कर रहे हैं, तो व्यास को हम आधा घटा रहे हैं। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, व्यास को आधा घटा रहे हैं। तो मेरे R1 के लिए तो ये ठीक है, लेकिन R2 के केस में मेरा डाया जो हो गया वो पहले से निर्धारित जो मेरी डाया थी उसका D/2 हो गई। अगर हम यहाँ रेडियस निकालें तो हमारी ये रेडियस D/2 यहां पर होगी और इस जगह पर हम रेडियस निकालें तो ये आपका D/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, D/4 हो जाएगी। ये हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति होती है, तो अगर आप डाया को हाफ कर दें तो नेचुरली हमारी प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाती है। इस छोटे से कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। यदि लेंथ हमारा कांस्टेंट हो, लेंथ हमारा कांस्टेंट हो और हम व्यास को आधा कर दें, व्यास को हम आधा कर दें, तो नेचुरली हमारी क्या होगी, 4 गुना साथियों मेरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये हम लोग एक जनरल टेक्निक याद रखते हैं, लेकिन ये बनेगा कैसे वो जानना जरूरी है। ये बनेगा इस हिसाब से, R बराबर आप जानते हैं ρL/A। मेरी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है नॉर्मली वो सर्कुलर होता है, तो हम यहाँ एरिया को क्या लेते हैं, πr² लेते हैं। R1 के केस में हमारा क्या हो गया, ρ/D/2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई के बदले में हमने क्या, R के बदले में D/2 लिया है। और मेरा R2 क्या हो जाएगा, ρL/π/D/4 का स्क्वायर। यहां से आप देखिए क्या मिला, यहां से मिल गया ρL/π/D²/4, यहां मिला ρL/π/D²/16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या मान लिखिएगा साहब जी, आप लिखिएगा R1/R2 हम करते हैं, तो मेरा R1/R2 हो गया ρL/π/D²/4, नीचे ρL/π/D²/16। सिंप्लीफाई कीजिएगा, सब कट जाएगा तो 16/4 कितना हो गया, जल्दी बताइए मेरा, πD² 16/4 यानी आपका 4। तो मेरा R1 बराबर क्या हो गया, बताइए जल्दी, व्हाट विल बी द वैल्यू। मेरा जो मान है इसमें वो क्या मिलेगा सरकार,
R2 बराबर 4 R1 हो जाएगा, यानी 4 गुना मेरी क्या हो जाएगी, मान बढ़ जाएगी। मेरा मान क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी एक जनरल टेक्निक आप याद रखिएगा, अगर लंबाई कांस्टेंट हो और व्यास को हम आधा बना दें तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। क्या होती है मेरी प्रतिरोध, 4 गुनी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ हमारे सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है? तो ध्यान रखिएगा, मेरी बैक ईएमएफ जो है ईबी, वो मेरे सप्लाई वोल्टेज भी का विरोध करती है। ये मेरा नियम होता है साथियों, लेंज का नियम। क्या होता है, लेंज का नियम होती है। क्या होती है साथियों, ये लेंज का नियम होती है। और आप जानते हैं मेरा जो लेंज का नियम है वो कहता है कॉजेज अपोज द रीजन। क्या कहता है, कॉजेज अपोज द रीजन, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, उसी के वजह से हमारी ये बैक ईएमएफ प्राप्त होती हैं। लेकिन इस बैक ईएमएफ का डायरेक्शन हमारे सप्लाई वोल्टेज की क्या है, अपोजिट है, विरोध में है। ठीक है, और जब आप फैराडे साहब का नियम भी ध्यान पर लाते हैं, E बराबर एन डी फाई बाई डी टी, तो वहां पर भी माइनस का साइन जो आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है साथियों, तो मेरे लेंज के नियम से आता है। और ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, किस पर साहब, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर क्या है, आधारित है। ध्यान रखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मेरा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लेंज का नियम। कह रहा 12 वोल्ट मेरी क्या है, वोल्टेज का मान 12 वोल्ट दिया है और मेरी चार्ज क्यू कितनी दी है, 2 कूलम दी है। आपसे पूछा जा रहा है कितना काम हो रहा है, वर्क बराबर व्हाट पूछ रहा है। आप जानते हैं V बराबर मेरा क्या होता है, वोल्टेज बराबर वर्क बाय चार्ज होता है। ठीक है, यहां से आप अगर वर्क निकालेंगे तो नेचुरली आपका वोल्टेज इनटू चार्ज हो जाएगा। वोल्टेज मेरा 12 है, चार्ज मेरा 2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 जूल आपकी क्या हो जाएगी, यहां पर कार्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 24 जूल यहां पर कार्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया सही। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूमता है, यानी ऐसी हमारी मोटर जिसमें हमारे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र अगर ये सिंक्रोनस गति पे घूम रहा है तो मेरी रोटर का भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, वह भी ns पर ही घूमनी चाहिए। तो यानी ns पर, यानी फिक्स स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर और स्टेटर दोनों एक साथ घूम रही है, मतलब स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र और रोटर स्वयं घूम रही है। तो ये जो स्थिति पैदा होती है विद्वानों, वो याद रखिएगा, ये स्थिति आपकी होती है जब दोनों के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, तभी ये स्थिति बनती है। और ये मैग्नेटिक लॉकिंग ये किसमें होता है, ये मेरा सिंक्रोनस मशीन में होता है। किसमें होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है। इसीलिए क्योंकि आप लोड का मान भले ही बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, उससे कोई भी समस्या नहीं होगी। लोड के बढ़ने घटने से कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्पीड सदैव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका तुल्यकालिक क्या है, सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आरआरबी जेई के लिए क्या है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो जो भी प्रश्न हम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चर्चा कर रहे हैं या यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो सब आरआरबी जेई के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन वहाँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आप इस बात को जानते हैं। जो हमारे मॉडरेट स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं आरआरबी जेई के भी, वो सब यहाँ पर ही से ही आपको मदद मिल जाएंगे, इन्हीं से आपको वहाँ भी फायदा पहुँच जाएगा हिडन रूप से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा है 230 वोल्ट डीसी वाले सीरीज मोटर को अगर 230 वोल्ट वाले एसी से हम चलाएं तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मेरी इफिशिएंसी लो हो जाती है लेकिन स्पार्किंग क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो स्पार्किंग के साथ कम इफिशिएंसी पर हमारी मशीन चलती है, ये आप सदैव याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। लैप वाइंडिंग हाई करंट वाली डीसी जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। बात तो सही है क्योंकि हम सब जानते हैं लैप में क्या होता है, पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है। क्या होती है, पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है, पहली चीज है। दूसरे नंबर सॉरी लैप में पैरेलल पाथ की संख्या मेरे पोल की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर। ये 2 तब होगी, a बराबर 2 तब होगी जब पोल क्या होगा, 2 ही होगा। और यही मेरा क्या होता है, तो आपकी ब्रश की संख्या के भी बराबर होता है। जब यहाँ रास्ता ज्यादा हो गया तो हमेशा याद रखना लैप में मेरी करंट अधिक होगी, मेरा वोल्टेज कम होगा। वेव के लिए मेरा फिक्स होता है a बराबर 2, पैरेलल पाथ बराबर 2। भले मेरा पोल कितना भी हो, है ना, क्या हो जाए, भले मेरा पोल 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा साथियों, 2 4 6 जो भी रहे, ठीक है, 2 4 6 जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं है, मेरा पैरेलल पाथ 2 ही होगा। ऐसी स्थिति में मेरे विद्वान मित्रों वोल्टेज मेरी ज्यादा हो जाती हैं और मेरी करंट कम हो जाती हैं। तो वेब में कह रहा है लो करंट और उच्च वोल्टेज के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है। तो यानी आप क्या जवाब दीजिएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी मेरा क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर डैश से लगी आग के लिए अग्निशमक माध्यम के रूप में प्रयोग होती हैं। तो हमारी जो रेत से भरी बाल्टी है डीजल पेट्रोल एलपीजी पे तो काम नहीं करेगा, लेकिन बिजली पे बहुत अच्छा काम करेगा। बिजली वाले आग के लिए आप रेत देते हैं, सीटीसी यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, प्लस आप जरूरत पड़ने पर हैलोन का भी यूज करते हैं। तो ये 4 तरह की व्यवस्थाएं हम बिजली में यूज कर सकते हैं। इसीलिए दिए गए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी लेना मेरे लिए उचित है, ठीक है। एलपीजी के लिए हम लोग जो हैं तो सीटीसी वगैरह का यूज करते हैं। डीजल पेट्रोल के लिए झाग टाइप का क्या करते हैं, झाग टाइप का हम लोग यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि क्या होती है, तो मेरा जो आदर्श ट्रांसफार्मर है वो तो काल्पनिक ट्रांसफार्मर है, लेकिन हम आदर्श ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता के आधार पर, आदर्श ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता के आधार पर अन्य सभी ट्रांसफार्मर का डिजाइन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मेरी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा लीकेज फ्लक्स भी आपकी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, मेरा लीकेज फ्लक्स भी 0 होता है। मेरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, 0 होता है। और तो और आप ध्यान रखिएगा हमारे इसमें क्या खासियत होती है, इसमें लॉसेस आपकी बिल्कुल 0 होती हैं। परिणाम होता है मेरी इफिशियंसी 100% हो जाती है। तो हमारे लिए पूछा गया है प्रतिशत हानि होती है, तो आप जवाब दीजिएगा 0%। इसमें हानि बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हमारा एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित क्या है साहब, निम्नलिखित में से किस रूप में रखा जाता है। यानी आपको एम्पलीफायर के रूप में ट्रांसफार्मर का यूज करना है। तो हम एम्पलीफायर के रूप में जब यूज करते हैं तो मेरा जो बेस इमीटर होता है यह आपका फॉरवर्ड बायस में होता है और मेरा बेस कलेक्टर होता है वह रिवर्स बायस में होता है।
यह जो सिचुएशन मेरी बनती है इसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और एक्टिव रीजन में मेरा एम्पलीफायर जो है वह एम्पलीफायर के रूप में मेरी ट्रांजिस्टर काम करती है। किस रूप में काम करती है? एम्पलीफायर के रूप में आपकी काम करती है। कौन काम करती है? तो ध्यान रखेंगे, एक्टिव रीजन में काम करती है मेरी ट्रांजिस्टर। यदि बेस और कलेक्टर को रिवर्स किया जाए और यदि बेस इमीटर को फॉरवर्ड किया जाए तो ये स्थिति हमारी एक्टिव होती है और एक्टिव रीजन में यह एम्पलीफायर के रूप में काम करती है। आपसे पूछा है एम्पलीफायर, तो जवाब दीजिएगा एक्टिव रीजन। क्या जवाब दीजिएगा? एक्टिव रीजन। विद्यार्थी जी आप ध्यान रखिएगा, मेरा सैचुरेशन में बंद स्विच के रूप में काम करता है। इसमें क्या होता है? ये बंद स्विच के रूप में काम करता है। ठीक है, तो एक्टिव में देख लिया आपने एम्पलीफायर, और सैचुरेशन में मेरा क्या हो गया? बंद स्विच हो गया। ठीक है, और हमारी कट ऑफ में जो है ये ओपन स्विच की तरह काम करती है। इसमें क्या करती है? कट ऑफ में ओपन स्विच की तरह काम करती है। ठीक है, और ये वाला रीजन तो हमारा होता ही नहीं है, इन्वर्टेड होता है। उस इन्वर्टेड रीजन का कोई मीनिंग हमारे लिए एकदम नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मेरा उत्तर है सक्रिय रीजन। इसको याद रख लेना है, यहाँ से प्रश्न की चांसेस बनती हैं एएलपी में। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उच्च गलन तापमान होगा? तो मेरे पास जितने भी पदार्थ हैं अगर हम सबकी चर्चा करें तो मेरा टीन कितना होता है? 232 होता है। क्या होता है? 232 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर मेरा 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब रही बात मेरे शीशे और एल्युमिनियम की, तो मेरा शीशा 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम की बात कर लीजिए 660 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तो सबूत आपके पास आ गया, किसका सबसे ज़्यादा तापमान है? सबसे ज़्यादा मेरा तांबा का है। यही कारण है कि हम लोग सोल्डरिंग आयरन का बिट किससे बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सोल्डरिंग आयरन का बिट जो मेरा बनता है वह आपके कॉपर का ही बनता है, क्योंकि कॉपर की गलनांक से कम गलनांक वाले पदार्थ को हम लोग सोल्डर के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं, इसीलिए ऐसा हमें करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मॉसफेट है साहब, इसका पूरा नाम तो सब लोगों को याद है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। ये मेरी जो है ना आपको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। एफईटी फैमिली का यह क्या है? सदस्य है। किसका सदस्य है जी? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के परिवार का सदस्य है। आप सब इसको सदैव याद रखना। ठीक है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। क्या होते हैं इसके? 3 टर्मिनल होते हैं, और इन 3 टर्मिनल का नाम क्या है? तो आपका ड्रेन है, फिर आपका क्या है? सोर्स है, फिर आपका क्या है? गेट है। ये 3 नाम है इसके, ड्रेन, सोर्स और गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार। अगला प्रश्न, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो सिंगल आवृत्ति या कई आवृत्तियों के छोटे बैंड को इंप्रूव कर देता है, बढ़ा देता है? तो जो छोटे बैंड को बढ़ाने का काम करता है उसे हम लोग ट्यून्ड एम्पलीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्यून एम्पलीफायर कहते हैं। ये ट्यून एम्पलीफायर मेरा एल और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहां एल मेरा इंडक्टेंस है और सी मेरी क्या है? कैपेसिटेंस है। ये नैरो बैंड वाले सिग्नल को क्या करती हैं? एम्पलीफाई करती है। ध्यान रखिएगा, नैरो बैंड यानी आपका जो बहुत छोटा बैंड है, नैरो बैंड वाले को क्या करती है? एम्पलीफाई करती है। ठीक है, क्या करती है? नैरो बैंड वाले को एम्पलीफाई करने का काम करती है। ये एक स्पेसिफिक को करती है। हम लोग यदि ब्रॉडबैंड के पास जाएं तो यह सिग्नल के फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ाता है। ये वाइड बैंड क्या करता है? ये मेरे फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ाता है। क्या करता है? ये फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ाता है। समझ गए? क्या करता है? फ्रीक्वेंसी बैंड को बढ़ाता है। मेरा हाई गेन एम्पलीफायर ये उच्च आवृत्ति बैंड को एम्पलीफाई करता है। क्या करता है?
यह उच्च आवृत्ति बैंड को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति बैंड को एम्पलीफाई करता है। और ये लो गेन वाला जो है ये निम्न आवृत्ति किसको करता है, निम्न आवृत्ति बैंड को एम्पलीफाई करता है। तो मेरे लिए नैरो बैंड की बात थी, तो नैरो में मेरा कौन सा हो जाएगा, ट्यून्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 230 वोल्ट के स्रोत पर 10 एम्पीयर की धारा ली जा रही है। हीटर का शक्ति बताइए। P बराबर VI होता है, 230 गुना 10 कर देंगे 2300 मेरा वाट हो जाएगा। इसी को 2.3 किलोवाट भी कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया जी, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीबी की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं, तो पीसीबी का दो साइड होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है। बैक में कुछ भी नहीं लगाते हैं, जो फ्रंट होता है उसी पर हम लोग वायरिंग के लिए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसी पर हम लोग उसके लिए पाथ तैयार करते हैं, ईचिंग की प्रक्रिया करते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, वह जो फ्रंट एंड होता है उसे कंपोनेंट साइड कहते हैं। फ्रंट एंड होता है उसे कंपोनेंट साइड कहते हैं, और कंपोनेंट साइड पर ही हम लोग लगाने का काम करते हैं साहब, अलग अलग कंपोनेंट्स को, जो कि सोल्डरिंग के माध्यम से उस पर प्रॉपर तरीके से अटैच किया जाता है। तो उसे हम लोग घटक साइड, कंपोनेंट साइड, या नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रंट साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, फ्रंट साइड कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है और प्रेरकत्व 80 ओम है, ठीक है ना, यानी आपके पास रेजिस्टेंस 60 ओम दे दिया, मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल 80 ओम दे दिया, क्या कर दिया, 80 ओम दे दिया। मेरी वोल्टेज 240 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है। आपसे पूछ रहा है पावर फैक्टर, आप जानते हैं R/Z होता है। आर मुझे मालूम है, सिर्फ मेरा सर्किट क्या है, रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट है, एक्सएल और आर है। ऐसे परिस्थिति में मेरा जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अंडर रूट आर के जगह पर क्या दीजिए, यहाँ 60 का स्क्वायर दीजिए, एक्सएल के जगह पर क्या दीजिए, 80 का स्क्वायर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 6400 और 3600 क्या हो जाएगा, 3600 प्लस 6400 सब मिला के कितना हो जाएगा बताइए, 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आर मिल गया, मेरे पास अब पावर फैक्टर निकालना है ना, तो R/Z होता है। आर मेरे पास 60 है और जेड मेरे पास 100 है, तो क्या हो गया, 0.6 मेरा पावर फैक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, बी नंबर ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, बी नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं। आर एक्सएल का स्क्वायर करके जेड निकालिए, और जेड निकल गया तो R/Z कर दीजिए, हमारा पावर फैक्टर बड़ी आसानी से मुझे मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह फिल्टर सर्किट जो खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सिग्नल को अपने से होकर गुजारता है, कौन सा फिल्टर कहलाता है। तो पहले से निर्धारित है हमारी फ्रीक्वेंसी कुछ और, गुजार रहा है ये कुछ और, मतलब क्या कर रहा है, खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, मतलब जो हमारी निर्धारित फ्रीक्वेंसी है उतना को रोक दिया है, उससे अधिक वाले को पास कर रहा है, इसे हाई पास कहते हैं। जो लिमिटेड को ही पास करता है बैंड पास कहते हैं, जो सिर्फ लो को पास करता है लो पास कहते हैं। तो मेरा हाई पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई पास हो जाएगा। निष्क्रिय साधन कौन सा है, देख लीजिए यहां पर कह रहा है कि आपका पैसिव एलिमेंट कौन सा है, बड़ी गंभीरता से जवाब दीजिएगा। हमारी यहाँ पर जो साथियों FET है, BJT है, SCR है, ये तीनों आपकी क्या है सरकार, एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव एलिमेंट है।
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव हैं प्रायः क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। मेरा जो एयर कोर इंडक्टर है निश्चित रूप से यह आपका क्या है साहब, पेसिव एलिमेंट है। अपनी स्वयं की ऊर्जा इसको बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए, यही इंडक्टर को एल से सूचित करते हैं। और आपको याद है मेरा आर, एल और सी ये तीनों क्या होता है जी, आपका पेसिव एलिमेंट होता है। ये तीनों क्या होता है, मेरा पेसिव एलिमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत यहां पर प्रिंट हो गया है। 750 वाट की विद्युत केतली, तो मेरा पावर का मान कितना है, 750 वाट। मेरा टाइम कितना है, तो 3 घंटे, ठीक है। और दिन आपका कितना है, 10, कितना दिन, 10 दिन। आपसे पूछ रहा है कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी बराबर जानते हैं वाटेज गुना आपका घंटे गुना आपका दिन, अब बटा मेरा क्या हो जाएगा 1000। तो वाटेज हम 750 कर दिए, घंटे मेरा 3 हो गया, दिन मेरा 10 हो गया, बटा 1000 हो गया, 0 0 कट गया, 22.5 किलोवाट आवर। कितना आ जाता है सरकार, 22.5 किलोवाट आवर मेरा मान हो जाएगा। ठीक है, इतने हमारी क्या हो जाएगी किलोवाट आवर, 22.5 यूनिट मेरी क्या होगी, बिजली की खपत होगी। कितनी खपत होगी, 22.5 मेरी बिजली की खपत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या दोनों फिक्स है, पोल भी फिक्स है, आर्मेचर कंडक्टर भी फिक्स है। कौन सी कुंडली उच्च विद्युत भाग बल प्रदान करेगी। जब दोनों फिक्स रखते हैं तो हमारी कौन सी कुंडली उच्च वोल्टेज प्रदान करेगी। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है और आंसर भी आपको मजेदार मालूम है, वह मेरी तरंग ही क्वाइल होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं वेव वाइंडिंग ही ऐसी वाइंडिंग है जिसमें पैरेलल पाथ की संख्या फिक्स है, भले आप पोल घटाइए बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्या है, आप पोल घटाइए बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमारा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारी वोल्टेज यहाँ पर अधिक प्राप्त होगी और मेरी धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जब कभी भी लैप की बात हो, जब कभी भी लैप की बात हो, लैप में हमारे पैरेलल पाथ हमेशा अधिक होते हैं और याद रखिएगा पोल की संख्या के बराबर होते हैं। यहाँ वोल्टेज कम और करंट हमारी क्या होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है। इसीलिए हम उत्तर कौन सा ले लें, हम उत्तर ले लें साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या ले लेंगे, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। ठीक है साथियों, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मेरी आवाज़ फंसी हुई है, सर्दी जुकाम फीवर यही सब समस्या से मैं गुजर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि साउंड को लेकर के थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी ओरिजिनल साउंड इस तरह की नहीं है। ठीक है ना, ओरिजिनल वॉइस में और अभी के वॉइस में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, आवाज़ फंसी हुई है, इस वजह से साउंड की क्लैरिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है। समझ गए कि नहीं, तो इसलिए करके आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, परेशान मत होइएगा। समझ गए कि नहीं, एकदम परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम है और इस टाइम में कंटिन्यूटी को ब्रेक करना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का। इसीलिए आपकी सेवा करने में अगर अभी कंजूसी बरता जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा हूं, आपकी सेवा में मैं कंटिन्यू मेंटेन कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं। ये हमारी बैच है साथियों, 199 रुपये में ट्रेड के लिए और 199 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। इस बैच में हम रिवीजन करवा रहे हैं और 11 तारीख तक हम लोग क्या कर लेंगे,
इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, फिर बचे हुए 4-5 दिन में आप लोग रिवीजन इस बैच के माध्यम से करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत धारा अगर मेरी विकसित हो रही है, करंट मेरा डेवलप कर रहा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है? मेरा चार्ज है। क्योंकि अगर आवेश का सृजन नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, अगर आवेश का सृजन नहीं होगा तो आप धारा प्रवाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आई बराबर मेरी क्या होती हैं? Q बटा टी। आई बराबर क्या होती हैं? Q बाई टी होती हैं। इसीलिए बिना आवेश के हम धारा की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी। भूमिगत तार डालने के लिए सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष गड़ाई, जिसमें हम लोग कम से कम जमीन के नीचे 1.5 मीटर का गड्ढा खोदते हैं और ये हम लोग 45 सेंटीमीटर कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। कितना करते हैं इसको हम लोग? 45 सेंटीमीटर रखने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है, 45 बोल दीजिए या 0.5 बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग आधा मीटर भी, इसी को हम 0.5 मीटर भी कह सकते हैं। इतना मेरा चौड़ाई रखा जाता है और 1.5 मीटर हम लोग क्या करते हैं? गहराई रखते हैं। और 15 सेंटीमीटर तक हम लोग सैंड का क्या करते हैं? बेड बिछाते हैं। बालू का क्या करते हैं? बेड बिछाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और फिर हम लोग डालते हैं केबल को, उसके ऊपर से फिर बालू, और तब जा करके कंक्रीट वगैरह से ढाल देते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही आसान बढ़िया मेथड है, समझ गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम लोगों को 2 केबल ले जाना हो तो उस 2 केबल के बीच कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसीलिए आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है एक टोस्टर का तापन एलिमेंट। तो टोस्टर से हम सुबह सुबह ब्रेड को सेकते हैं, सैंडविच खाते हैं, इसमें ब्रेड को सेक लिया, सेकने के बाद उसमें सॉस लगा दिया, खा करके कोचिंग चले आए। इस तरह की चीजें प्रायः विद्यार्थी जीवन में हुआ करती हैं। तो ये टोस्टर का जो तापन एलिमेंट है वह भी आपका नाइक्रोम का क्या होता है? बना होता है। जब भी वैद्युतिक परिपथ में तापन अवयव की बात हो तो आप समझ लीजिएगा हम यूज किसका करेंगे? नाइक्रोम का ही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। केवी प्रति एमएम, किलोवोल्ट प्रति एमएम में बेकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य। तो बेकेलाइट की परावैद्युत सामर्थ्य जो होती है वो 17 से क्या होती है? 21 के बीच होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होती हैं? 17 से 21 होती हैं। हमारे वायु का जो है ना वो आपका लगभग 3 केवी प्रति एमएम होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर तेल का आप याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर तेल का आप याद रखेंगे, वह सदैव 30 केवी प्रति एमएम तो होना ही चाहिए। उससे कम की तो बात ही हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को डैश के रूप में जाना जाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम लोग और किस रूप में जानते हैं? जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, यानी RCCB कहते हैं। ठीक है ना, यह उसी का एडवांस वर्जन है। क्या है? मेरे LCB का ही एडवांस वर्जन है। और आपको मैं बता दूं, ये सब उपकरण हमारे घरेलू परिपथ के पूर्ण सुरक्षा हेतु दायित्व का निर्वहन करता है। मतलब माइनर करंट भी अगर मेरी लीक कर रही है तो तुरंत यह सर्किट को क्या कर देगा साहब? इंटरप्ट कर देगा, मेरे मेन सप्लाई से संबंध तोड़ देगा। साथ ही साथ अर्थ फॉल को भी क्या करेगा? बचाने का काम करेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज RCCB। क्या हो जाएगा? RCCB। एकदम सही बात है। इसको फेज और अर्थ के बीच लगाते हैं
है ना टेक्स्टर साहब, फेज और अर्थ के बीच लगाएंगे तभी तो मेरा लीकेज करंट धड़ल्ले से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ में जब लीकेज करंट जाएगा तभी तो हम भी सुरक्षित होंगे, मेरा उपकरण भी सुरक्षित होगा। होता है कि नहीं? ये बातें तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है। चलिए, एमसीबी क्यों नहीं होगा? एमसीबी नहीं होगा क्योंकि एमसीबी जो है ना वो आपकी क्या होती है, एमसीबी 0.5 एम्पियर से ऊपर के लिए काम करती हैं, 0.5 से कम के लिए काम नहीं करती हैं, और ये सब मिली एम्पियर के रेंज में काम करता है, समझे कि नहीं? और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि मेरी एमसीबी जो है वह अर्थफॉल से भी हमको सुरक्षा नहीं देती हैं, ठीक है ना, इसीलिए एमसीबी कभी भी नहीं हो सकता है। आइए, कह रहा डीसी मोटर की उच्च गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती? डीसी शंट मोटर कह रहा है। डीसी शंट मोटर है तो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं, 2.4 पॉइंट चलिए मेरा एक्सेप्टेबल है। ये 5 पॉइंट कहाँ से आ गया? 5 पॉइंट का तो कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? उच्च गति से सुरक्षा कह रहा है ना, तो 5 पॉइंट तो हमारा यूज ही नहीं होता है, 5 पॉइंट हमारा यूज ही नहीं होता है। लेकिन कह रहा उच्च गति सुरक्षा, तो हाई स्पीड से सुरक्षा यानी गति का नियंत्रण, यानी उच्च गति से सुरक्षा का मतलब क्या हो गया? उच्च गति से सुरक्षा का मतलब हो गया कि आपके हाई स्पीड का नियंत्रण क्या हो गया जी? हाई स्पीड का नियंत्रण। तो हाई स्पीड का जो नियंत्रण है वह मेरा 4 पॉइंट से संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लिखा है ना, तो इसीलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे? ये 4 पॉइंट स्टार्टर जो है ये तो मेरा यूज ही नहीं होता है, तो बेकार ही है, तो किसी काम का ही नहीं है। ये क्या है? किसी काम का ही नहीं है। 4 पॉइंट स्टार्टर जो है अगर हम परफेक्टली महसूस करें तो इसकी इस्तेमाल से हाई स्पीड का नियंत्रण नहीं हो सकता, 3 पॉइंट से हम फिजिबल हैं जो नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? तो मेरा राइट आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 4 पॉइंट हो जाएगा। चलिए, ट्रांसफर कोर पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? ट्रांसफर कोर को हम लोग क्यों पटलित करते हैं, क्यों लैमिनेटेड शीट्स की मदद से बनाते हैं? लैमिनेटेड शीट्स की मदद से क्यों बनाते हैं? ये लैमिनेटेड शीट्स का प्रयोग करने का एकमात्र कारण है साथियों, मेरे कोर हानि को क्या करना? कम करना। ठीक है, क्या करना? कोर हानि को कम करना। तो मेरी जो कोर लॉसेस होती हैं आप जानते हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक आपका पीएच होता है, एक आपका पी होता है। पीई मेरा क्या है? एडी करंट लॉस है। पी मेरा क्या है? एडी करंट लॉस है। और पीएच मेरा हिस्टैरिसीस लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग बहुत आराम से क्या करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छी गुणवत्ता का चुंबकीय पदार्थ प्रयोग करते हैं, तो हिस्टैरिसीस मेरा क्या हो सकता है? आराम से कम हो जाता है। लेकिन एडी करंट जो हमारी लॉस होती हैं, ये एडी करंट लॉस आपके टी स्क्वायर का समानुपाती होती हैं, थिकनेस के स्क्वायर का क्या होती हैं? लैमिनेशन के थिकनेस के स्क्वायर का समानुपाती होते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाता है साहब, हम यहाँ पे पतले लैमिनेशंस के सीट का प्रयोग करने का काम करते हैं, और पतले लैमिनेशन वाले सीट का प्रयोग करने से मेरी एडी करंट लॉस क्या हो जाती है? डेफिनेटली कम हो जाती है। तो एडी करंट पार्ट किसका है? मेरे आयरन का कांस्टेंट लॉस का पार्ट है। इसीलिए हम उत्तर क्या दे दें? कोर हानि को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, किसके लिए? कोर को कम करने के लिए। बिल्कुल सही कहा साथियों आपने। हम जो लेमिनेशन की थिकनेस रखते हैं 0.35 से लेकर 0.5 mm के बीच, कितनी रखते हैं? 0.35 से लेकर के 0.5 के बीच रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बिल्कुल देख सकते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चों का भी सिलेबस लगभग 60% इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ मिलता है। कुछ ही चैप्टर ऐसा है जो वहां पर अलग है, सेपरेट है, 7-8 चैप्टर सेपरेट है। तो इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाला भी देखते हैं तो कम से कम 30 नंबर तो आपको यहां से आ ही जाएगा।
और इतना ही आपको चाहिए, क्वालिफाई ही करना है आपको। यहाँ तो आप 75 में 75 ला करके बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट में इसका योगदान नहीं है। इसका योगदान सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है और कॉपी जांच के लिए है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि अगर आपके पास समय है इलेक्ट्रॉनिक वालों, तो आप भी इसके डिस्कशन को देखिए और इस डिस्कशन से जुड़िए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखिए साहब, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो टर्मिनल है जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है। हमारी जो FET है, ध्यान रखिएगा, FET नाम आपने सुना है और इसका काम भी आप जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है कि नहीं। ये आपकी क्या है, कंट्रोल डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है। इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं, आपका सोर्स होता है, गेट होता है, और बताइए ड्रेन होता है। क्या होता है, सोर्स, गेट और ड्रेन होता है। ये 3 हमारे टर्मिनल होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है बहुसंख्यक वाहक, हालांकि एक ही टाइप के मेरे बहुसंख्यक वाहकों के माध्यम से ही कंडक्शन हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सोर्स के माध्यम से ही मेरी क्या होती हैं, प्रवेश होती हैं। समझ गए क्या होता है सरकार, सोर्स के माध्यम से ही मेरा प्रवेश होता है बहुसंख्यक वाहकों का। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 200 टर्न हैं, तो N1 हमारे पास 200 है और N2 हमारे पास 50 है। प्राइमरी का वोल्टेज V1 आपको दे दिया है 240। अब आपसे कह रहा है V2 बताइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा रूल, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का संबंध है, उसी का यहाँ यूज करते हैं। मेरा N2/N1 बराबर होता है V2/V1। यहाँ से हम देख लीजिए, हमें निकालना V2 है, तो हम कोना कोनी गुना करिए, N2V1 अब बटा नीचे क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। मेरा N2 कितना है, 50 है। मेरा V1 कितना है, 240 है। अब बटा आपका N1 कितना है, 200 है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 12 पंचे आपका 60 वोल्ट हो गया। तो मेरा कितना वोल्टेज द्वितीय में निकल रहा है, सेकेंडरी में निकल रहा है, 60 निकल रहा है। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि जहाँ टर्न ज़्यादा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा, जहाँ टर्न कम वहाँ वोल्टेज कम। तो मेरी N2 में 85 है, तो मेरा वोल्टेज यहाँ क्या हो गया, कम हो गया, मात्र आपका 60 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 वोल्ट AC के शिखर से शिखर वोल्टेज। तो AC में जब भी मान दी गई होती हैं, वह कैसे दी गई होती हैं, RMS में दी गई होती हैं। तो RMS में मेरा 250 वोल्ट है। ठीक है, अब हम एक रूल जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, VRMS बराबर VM/√2 होता है। अब यहाँ से VM निकालना है, तो हम लोग क्या करें, VRMS इंटू √2 कर दें। तो मेरा 250 इंटू √2 मतलब 250 गुना 1.414, इसका मान कितना हो जाएगा, 353 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 353 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, सी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। $353.5 आता है, तो मिला जुला करके 353 के ही बराबर हुआ, इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अब गौर कीजिए, हाँ बात यहाँ पर है इम्पोर्टेंट, बात यहाँ इम्पोर्टेंट है। हमसे अगर पूछता सिर्फ VM तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, यहाँ कह दिया है आपका शिखर से शिखर। क्या कह दिया है, शिखर से शिखर कह दिया है। तो यदि यह तब होता, ध्यान रखिएगा, 353 तब होता जब सिर्फ आपको शिखर मान पूछता। क्या होता, सिर्फ शिखर मान पूछता, VM पूछता, तब यह होता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, शिखर से शिखर। क्या पूछा है,
शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक, भी पीक टू पीक, भी पीक टू पीक जो पूछा है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा साहब, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला मेरा Vm, नीचे भी Vm, तो Vm Vm कितना आपका 2 Vm, तो 2 गुना कर दीजिए 353, तो लगभग आपका 707 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 707 हो जाएगा। मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है वो ये किया है, यदि सिर्फ शिखर मान पूछेगा, यदि सिर्फ शिखर मान पूछेगा तो हम लोग 353 लेंगे, और यदि हमसे पूछेगा शिखर से शिखर मान तो 2 से 353 में हमको गुना करना ही पड़ेगा, तब जाकर के यह वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ हमने किया है 2 Vm, क्या हो जाएगा, 2 Vm हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थी जी परेशान नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है ना। हम ये डिस्कशन को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और अभी एग्ज़ाम का समय है, दवाई वगैरह भी हम ले रहे हैं, थोड़ा समय तो लगता ही है सुधार होने में, इसीलिए आप सभी लोग चिंतित मत होइए। आपकी पढ़ाई को बाधा बिल्कुल भी पहुंचने नहीं देना है, आप सफल हो जाएं, इससे बड़ी खुशी जीवन में और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिएगा कि साउंड को लेकर के जो हल्की सी दिक्कतें हो रही हैं उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिए। कह रहा जीना डायोड में वोल्टेज रेगुलेटर की धारा रेंज कितनी होती है। जीना डायोड में साथियों, मेरी ये जीना डायोड है, ऐसा इसका सिंबल होता है। हमेशा कैसे काम करती हैं, रिवर्स बायास में। कैसे काम करती है साहब, रिवर्स बायास में काम करती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में, ये बात बिल्कुल सही है। क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में हम इसका प्रयोग करते हैं, और मेरा जो यह है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर में इसका हम प्रयोग करते हैं, और मेरी जो जीना डायोड है, आप ध्यान रखेंगे, वोल्टेज के मान को सदैव कांस्टेंट मेंटेन रखने का प्रयास करती है। तब कह रहा है कि इसमें हमारी जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में करंट का रेंज कितना है, तो मेरी करंट यहाँ पर 2.5 एम्पियर के रेंज में रहती है। क्या होती है, 2.5 एम्पियर के रेंज में रहती है। आगे बढ़िए साहब, SCR किससे बना होता है। SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या नाम है इसका, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR। अब नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना। मेरी SCR जो है यह किस पदार्थ की बनी होगी, फटाफट जवाब दे दीजिए। सिलिकॉन जब मटेरियल का नाम लिख ही दिया है तब पूछने की क्या जरूरत है, सीधा हो गया कौन सा, सिलिकॉन। ये मेरा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कंट्रोल रेक्टिफायर है। यह क्या है दोस्तों, ये मेरी कंट्रोल रेक्टिफायर है। और आप ध्यान रखेंगे इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। क्या होते हैं, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड, है ना, और ये आपका क्या होता है, गेट होता है। समझ गए, ये हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PN यानी 4 लेयर होता है इसमें, एक J1 J2 J3, 3 आपका क्या होता है, जंक्शन होता है। ठीक है, और 3 मेरी क्या होती हैं, टर्मिनल होती हैं। तो 3 टर्मिनल, 3 जंक्शन और 4 लेयर का यह क्या होता है, डिवाइस होता है। वी आर गोइंग विद द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है, यानी कौन सा स्विच मेरे बिजली के सर्किट में यूज हो रहा है। देखिए, सिंगल पोल सिंगल थ्रो यह भी यूज होता है, सिंगल पोल डबल थ्रो भी यूज होता है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी यूज होता है, डबल पोल डबल थ्रो भी यूज होता है, यानी उपरोक्त सभी। तो यानी सभी स्विच क्या होते हैं, हमारे प्रयोग में लिए
जाते हैं। ये सब स्विच का प्रयोग हम लोग सर्किट के संपर्क के दौरान डेफिनेटली करने का काम करते हैं। डैश प्रयोजन के लिए मानक वायर फ्यूज के बदले एचआरसी फ्यूज को बेहतर माना जाता है। किस उद्देश्य के दृष्टिकोण से हमारा जो है सामान्य फ्यूज के बदले एचआरसी को ज्यादा वरीयता दी जाती है? तो आप याद रखिएगा साथियों, मेरी जो सामान्य फ्यूज है वह शॉर्ट सर्किट से बहुत बेहतर प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं, लेकिन मेरी एचआरसी शॉर्ट सर्किट से बहुत बेहतर प्रदर्शन देती हैं। एचआरसी का पूरा नाम आप सबको याद है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। क्या होता है जी? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। समझ गए कि नहीं? क्या इसका पूरा नाम है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसका पूरा नाम होता है। और ये आप सब जानते हैं कि हमारी कितने तक यूज करते हैं हम लोग इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है 750 MVA के रेंज में होती है। इसका जो हमारी ध्यान रखिएगा फ्यूजिंग फैक्टर FF होती है। क्या होती है इसकी? फ्यूजिंग फैक्टर FF होती हैं, ये 1.1 होती हैं। ये बहुत हाईलाइटेड है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और बिल्कुल सही साथियों, 30 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर के रेंज तक हम इसका प्रयोग बहुत मजे से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है सरकार? बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया जो है वह मेरी फास्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है। क्या है? ये फास्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है। तो कम समय के लिए हाई करंट पर जो हम चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज बूस्ट चार्जिंग प्रोसेस। बहुत कम टाइम में, खटाखट तुरंत में, मिनिमम समय में हम लोग इसका चार्जिंग कर लेते हैं। हालांकि ये करना उचित नहीं है, इससे मेरे सेल का, मेरे बैटरी का लाइफ क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। मेरे सेल का, मेरे बैटरी का जीवन जो है साथियों, वो इससे खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण कौन सा है? तो फ्लोरोसेंट लैंप का जो दोनों छोर है, मान लीजिए इधर आपका ये लैंप है और यहां पर भी काला आ गया, यहां पर भी काला आ गया, बीच में मेरा रोशनी ठीक मिल रहा है। ये दोनों जगह जो काला आपका हो रहा है, उस काला के पीछे का मुख्य कारण क्या है? उस काला के पीछे का मुख्य कारण है कि बार बार इसको क्या कर रहे हैं आप? फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग हो रही है। कम या अधिक वोल्टेज हमेशा लो है वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। ब्लास्टिंग इसको सही नहीं मिल रही है, जिससे पूरी तरह से अच्छे से गैसेज डिस्चार्ज हो सके। प्रीहीट और स्टार्टर के द्वारा आपको कभी कम कभी ज्यादा समय लग रहा है। तो प्रीहीट करने में, स्टार्टर के ऑपरेशन में, दोनों जगहों पर मेरे टाइम का क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। इन सभी कारणों से यानी आपका कालापन आ सकता है। ये सभी कारण क्या हैं? मेरे दोनों किनारों पर कालापन आने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से क्या LT फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग होता है? लो टेंशन लाइन के पिलर के अर्थिंग में हम लोगों को याद है, मैंने अर्थिंग के दौरान आप लोगों को पढ़ाया था साथियों, कि हम जब भी पोल या फिलर पैनल के बीच लेते हैं, वहां पर कौन सी अर्थिंग लेते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये हमारी किस टाइप की अर्थिंग है? ये मेरी GI स्ट्रीप अर्थिंग है, क्वाइल के रूप में लेते हैं। ये स्ट्रीप अर्थिंग ये पोल के जस्ट नीचे लगाते हैं, समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? GI स्ट्रीप हो जाएगा, ठीक है साथियों। किसी वस्तु के प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा, प्रति सेकंड में जितनी प्रकाश उत्सर्जित हो रही है उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं? उसको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। F बराबर मेरा इल्यूमिनेशन पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। और इसी फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। इल्यूमिनेशन बराबर E बराबर F/A होता है। आप सब जानते हैं यह मेरा ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? एक ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? एक लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? एक लक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप उपकरण विद्युत धारा के डैश प्रभाव पर आधारित होता है।
तो मेरा ताप उपकरण के नाम से ही स्पष्ट है, उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी का जो मेरा सिद्धांत है, जूल साहब का, जूल का जो मेरा नियम है, उसी नियम को यह क्या करता है, पालन करता है, और उसी आधार पर यह काम करता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा प्योर इंडक्टर में, तो प्योर इंडक्टर में वोल्टेज का तरंग रूप धारा से अग्रगामी होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरी करंट है, करंट से मेरी वोल्टेज 90 डिग्री से क्या है साहब, अग्रगामी है, लीडिंग है। लेकिन वोल्टेज से जो मेरी करंट है वह 90 डिग्री से क्या है, लैगिंग है। 90 डिग्री से क्या है जी, लैगिंग है। तो ध्यान रखिएगा, मेरी 90 डिग्री से क्या है, यह लैगिंग है। वोल्टेज से करंट, करंट से वोल्टेज 90 से क्या है, लीडिंग है शुद्ध वाले में, इसलिए यहाँ 90 दे देंगे। मेरा फाई का मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी के साथ आप यह भी गौर कर लीजिए कि मेरा फाई तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, अच्छी बात है, बट दूसरी बात मेरा पावर फैक्टर इस केस में क्या होगा, कॉस फाई बराबर कॉस 90 बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर चलने वाली किसी भी प्रणाली के लिए न्यूनतम इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होगा। तो आप सबको याद है, उसका कम से कम 1/3 1/10 मेगा ओम के बराबर। तो 250 इंटू 1/10 मेगा ओम, दैट मीन्स इट मस्ट बी मिनिमम कितना, 25 मेगा ओम। कम से कम कितना होगा, 25 मेगा ओम। बाकी ज्यादा जितना हो सके उतना बेस्ट है। टू पिन सॉकेट और पिन का इस्तेमाल तब करते हैं, टू पिन सॉकेट प्लस एक एडिशनल पिन का इस्तेमाल ये हम तब करते हैं जब क्या होता है, हमारी सर्किट क्या हो जाए, दोहरी इंसुलेटेड हो, डबल इंसुलेशन की हमें रिक्वायरमेंट हो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और आप सब जानते हैं मेरा जो 2 पिन और 3 पिन सॉकेट है, तो मैं आपको बता दूं 2 पिन वाला जो है, 2 पिन वाला वह 5 एम्पियर 250 वोल्ट के लिए यूज होता है, और 3 पिन वाला जो है वह 15 एम्पियर और 250 वोल्ट के लिए क्या होता है, यूज होता है। 3 पिन वाला इसके लिए, और 3 पिन में जो सबसे बड़ा पिन होता है, जो आपका ये वाला बड़ा पिन, इसको हम अर्थ पिन कहते हैं। इसको डेफिनेटली अर्थिंग के साथ हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेमीटर से कितना करंट पास होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारी हैं, अगर यह बैलेंस होती हैं, क्या होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, तो मेरे गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट IG का मान 0 होता है। अगर यह बैलेंस नहीं होती हैं तब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से के सापेक्ष जितना भी बंटवारा करंट का हो रहा है, उस बटे हुए भाग के सापेक्ष मेरे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जितने वोल्टेज का क्षय होता है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस जो करंट डेवलप होती है वो पास करती है। तो हम ऑप्शन बी ले लेंगे। लेकिन ये शर्त हमारा कब का है, ये शर्त है जब मेरा क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की करंट 0 होगी, मेरे सभी आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल का प्रतिरोध आपस में बराबर होगा। यह बैलेंस कंडीशन में संभव है। तो उस कंडीशन के लिए पूछा जाएगा अलग से, तब आप IG का मान 0 देंगे। अगर नॉर्मली पूछा जाए तो हम यही मान उसका देने का काम करेंगे। बाकी आप जान लीजिए, मेरा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह एक प्रकार का नल डिफ्लेक्टिंग, क्या है साहब, नल डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरे नंबर पर यह मध्यम मान के प्रतिरोध को, किसको साहब, मध्यम मान के प्रतिरोध को क्या करता है, मेजर करने का काम करता है। और आप यकीन मानिए, ये जो मीडियम मान का प्रतिरोध है, यह 1 ओम से लेकर के 0.1 ओम, 100 किलो ओम, 1,00,000 ओम, ये सभी भाषा सेम है। इतने रेंज में अगर कोई प्रतिरोध है तो उसे हम बड़ी आसानी से किससे माप लेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगर आप 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की
अधिकतम गति हो सकती है। 50 हर्ट्ज का मेरा इंडक्शन मोटर है, मिनिमम पोल होगा तो कितना होगा? मिनिमम पोल होगा तो 2 होगा, 2 से कम तो पोल संभव ही नहीं है। लेकिन यहां मशीन भी कौन सा दे दिया है? इंडक्शन दे दिया है। तो चलिए हम फिर भी मान लेते हैं कि भाई साहब मेरा NS यहाँ 120 FYP है। हालांकि होता है यहाँ पर हमेशा NS से कम, क्या होता है याद रखिएगा, हमेशा NS से मेरी क्या होती हैं, NR कम होती हैं। किसमें? आपके इंडक्शन मोटर के केस में। अब इस जगह पर हम 120 गुना 50 अब बटा हम कर दिए कितना, बताइए जल्दी, 2। तो मेरा मान क्या हो गया? 3000 RPM आ गया। कितना आ गया मेरा मान? 3000 RPM आ गया। समझे कि नहीं? तो 3000 RPM, हालांकि ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र की गति निकली है। क्या निकली है? स्टेटर की स्पीड निकली है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो NS है ना, वह मेरी किसकी स्पीड है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी स्पीड है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की। मेरे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र सदैव सिंक्रोनस पर ही गति करता है, इसीलिए आपका वह हो जाएगा 3000। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा NR, तब आप कौन सा सूत्र यूज कीजिएगा? NS × 1 - S वाला फॉर्मूला लगाइएगा। आपका जो NR है वह डेफिनेटली क्या होगा मेरा? लेस होगा। किससे? NS से होगा। खास करके कहाँ पर? तो आपके इंडक्शन मोटर में। खास करके कहाँ पर? तो आपके इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A, 3000। क्या हो गया जी? 3000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए जो टेस्ट में हम क्वेश्चन डाल रहे हैं वह ALP को ध्यान में रखकर डाल रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह ALP को ध्यान में रख के डाल रहे हैं और ALP के उद्देश्य से यह आपको मदद करेगा। बाकी अन्य परीक्षाओं में भी हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। कह रहा डैश धाराएं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों में प्रेरित विद्युत धारा का लूप होती हैं। कौन सी धाराएं? व्हाट इज दैट करेंट? मेरी भंवर धाराएं चुंबकीय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के कारण जो मेरे कंडक्टर्स हैं उसमें लूप बनाने का यह काम करती हैं। ये इस तरह की आकृति बनाती हैं, है ना, ये लूपिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। इसी लूपिंग संरचना के कारण जो छोटा छोटा लूप बना रहा है, इसी के कारण इसको एडी करंट कहते हैं। और हमें आविष्कार इसका फोकाल्ट ने किया था, तो उनके सम्मान में इसे हम लोग फोकाल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफार्मर का जो स्कॉट कनेक्शन है उसको हम लोग T2T कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? T2T कनेक्शन कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा है साहब, ये जो मेरा वर्टिकल है यह क्या है? ध्यान रखिएगा, ये मेरा टीजर ट्रांसफार्मर है। ये हॉरिजॉन्टल क्या है? मेरा मेन ट्रांसफार्मर है। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, आधा आधा पर, और फिर यहाँ हमने क्या किया है? √3/2 पर हमने क्या किया? √3/2 पर हमने क्या किया है? इसमें असेंबल किया है दूसरे वाइंडिंग को, टीजर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को। इसके हाफ पोर्शन के साथ इसको हमने असेंबल किया है। इस दोनों के माध्यम से हमें क्या मिल रही है? तो साहब 2 फेज मिल रही हैं, और इधर हम क्या इनपुट में दे रहे हैं? 3 फेज दे रहे हैं। तो ये मेरा मामला क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए T2T का यूज हो रहा है। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या, अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जहां पर भी हम यूज करते हैं 3 फेज प्रणाली का ही यूज करते हैं, वोल्टेज के निर्माण में भी, और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो यह हमारे लिए सुगम, सस्ता और सुलभ होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। आइए, बड़े मोटर जनरेटर सेट में
एसी मोटर आमतौर पर होता है। तो मेरा बड़े मोटर जनरेटर सेट में, एमजी सेट में जो मेरा एसी मोटर होता है, जो एसी मोटर हमको मैकेनिकल ऊर्जा दे रहा है, वह कौन सा होता है? सिंक्रोनस होता है, ताकि इसके माध्यम से मेरा कांस्टेंट स्पीड भी मिलता है। और वह कांस्टेंट स्पीड जब मेरे रोटर को जाता है, यानी वही कांस्टेंट स्पीड यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, किस रूप में? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जब आपका जाता है ना, इसको, मेरे जनरेटर को, तो वहां भी आपकी स्पीड स्मूथ होती है और कांस्टेंट होती है। वोल्टेज हमें कांस्टेंट प्राप्त होने का काम करता है। ये बेनिफिट होती हैं। हम लोग तुल्यकालिक ही ज्यादातर लेते हैं। कौन सी इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा साहब, हमारी कह रहा इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण की विधि, तो आपका साहब जी स्टेटर वोल्टेज है, आवृत्ति नियंत्रण है, रोटर रेजिस्टेंस है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यह नहीं यूज होता है। ये यूज होता है कहाँ पर? जल्दी बताइएगा। ये यूज होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, या नहीं तो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में। ये दोनों में इसका क्या होता है? यूज होता है। ये स्टेटर रेजिस्टेंस वाला मेथड ये बिल्कुल यूज नहीं होता। मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका प्रयोग कतई हम लोग नहीं करते हैं। निम्न में किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो स्पष्ट सी बात है, लिथियम सेल का जीवन काल भी सबसे लंबा है। वोल्टता भी इसकी 2.95 अप्रोक्सीमेट 3.3 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, ये मेरा लिथियम आयन सेल है। लैपटॉप बैटरी पैक वगैरह में क्या करते हैं? इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का सबसे सुटेबल आंसर है बी। साथियों, जिस टेस्ट पर परिचर्चा अभी हो रही है वो आपको 20 सेट मिलेगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पर। वहां से आप इसके माध्यम से जुड़कर अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप का 26 सेट का रुक्मिणी से बुक आई है, रुक्मिणी प्रकाशन से, जिसमें 6 प्रीवियस सेट हैं और 2 आपका 20 क्या है प्रैक्टिस है। ये काफी आपको हेल्प पहुंचाएगा। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़िए। कह रहा 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए, यदि 3 फेज प्रणाली में बैलेंस अनबैलेंस दोनों की बात पूछा जाए तो स्पष्ट है हम किसका यूज करेंगे? 2 वाट मीटर का करेंगे। ब्लंडल साहब ने किया था। 1 वाट मीटर का हम तब प्रयोग करेंगे जब मेरी लोड या मेरा सिस्टम कैसा हो? बैलेंस्ड हो, तब इसका यूज करेंगे। बैलेंस नहीं होगा तो यूज नहीं हो पाएगा। ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो सप्लाई से जुड़ी होती है? मैंने सैकड़ों बार आपको समझाने का प्रयास किया है। हर वो वाइंडिंग जो मेरे सप्लाई से जुड़ी होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो हमारी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे लोड से जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो आपको जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला साहब? ये जवाब मिला कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं वही मेरा क्या है? प्राइमरी है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेजकर करता है? तो हमारी जितनी भी गैस डिस्चार्ज लैंप हैं उन सभी में प्रकाश का उत्सर्जन, जब गैसेस डिस्चार्ज होती हैं तो मेरे गैस क्या होते हैं? आयनाइज्ड हो जाते हैं। और आयनाइज होकर के, आयनीकृत होकर के जो निष्क्रिय गैस के परमाणु हैं उससे इसका टक्कर होता है।
और उस दोनों के बीच में क्या होता है, जब टक्कर होता है तब जाकर के यूवी रे निकलती हैं, और उस यूवी रे को जो हमारी कोटिंग होती है हमारे वाल पर, उस कोटिंग की मदद से उसको हम किस में बदल पाते हैं, विजुअल रे में बदल पाते हैं, दृश्य प्रकाश में बदल पाते हैं, और तब जाकर के फिर मेरी रोशनी हमें प्राप्त होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत के पंखे के स्वीप का मतलब ही होता है, मेरा ये पंखा है और इसका ये वाला जो वृत्त है, यही मेरी क्या कहलाती हैं साहब जी, आपकी स्वीप कहलाती हैं। यही क्या कहलाती हैं, स्वीप कहलाती हैं। हम जो यहाँ उत्तर दें तो इसके घूर्णन से बने वृत्त का जो व्यास है, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो व्यास है, यह व्यास हमारा क्या है, स्वीप है। यही व्यास हमारा क्या है, स्वीप है। इस बीच में कहीं भी हाथ आप दबाएंगे तो आपकी हाथ कट जाएगी, इसलिए इसके भीतर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 3 फेज अल्टरनेटर में तीनों कुंडलियां, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसमें तीनों कुंडलियां आर, वाई और बी निसंदेह क्या होंगी, 120 डिग्री से सेपरेटेड होंगी। क्या होगी, 120 120 120 से सेपरेटेड होंगी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 120। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 120। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट लंबाई के एक चालक से 2 सेकंड के लिए 2 कूलम का आवेश जा रहा है, धारा बताइए। आपके पास टाइम दे दिया है 2 सेकंड और आपके पास चार्ज दे दिया है 2 कूलम। आई बराबर जानते हैं Q बटा T होता है, तो 2 बटा 2 कर दिए, मेरा कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस प्रकार का जनरेटर होता है। तो मेरा जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ध्यान रखेंगे, मेरा क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है। इस हाइड्रो पावर प्लांट की जो मेरी स्पीड है ना टरबाइन की, वह क्या होती है, कम होती है। और कम स्पीड के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग साइलेंट पोल, एक तो पोल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ साइलियन टाइप के पोल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये जो पोल है देख रहे हैं आप, उथला हुआ है ना, क्या है, उथला हुआ। इस पोल को कहते हैं साइलियन पोल टाइप। क्या कहते हैं, साइलियन पोल टाइप रोटर। इस रोटर की खासियत होती है, इसका डाया क्या होता है, काफी बड़ा होता है। क्योंकि पोल हम लोगों को क्या करना है, पोल हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा लगाना है, ताकि मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी। साथ ही साथ आपको स्पेस के लिए हम इसका गोलाई बढ़ा देते हैं। इसकी लंबाई एक्सियल लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसमें स्पीड कम मिलता है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो हमारे लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर। तो लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर कहाँ लगा होता है, मेरे हाइडल प्लांट में। कहाँ लगा होता है, मेरे हाइडल प्लांट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल प्लांट में होता है नॉन साइलिएंट। थर्मल में क्या होता है, नॉन साइलिएंट होता है, जिसका कि एक्सियल लेंथ ज़्यादा और मेरी डाया कम होती है, स्पीड भी आपका वहाँ पे उच्च होता है। ठीक है, सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप किसी सीट की वेल्डिंग कर रहे हैं तो यही है मेरा सीम वेल्डिंग। ये मेटल है, ये मेटल है, ये लाल वाला वेल्ड मटेरियल है। वेल्ड मटेरियल को डाल करके रोलर हम लोग ऊपर नीचे, ये इधर के डायरेक्शन में, ये नीचे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस दोनों एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में रोलर चल रहा है। और उसके बीच में जो वेल्ड मटेरियल है बड़े मजबूती से इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो हमारी क्या हो जाएगी, सीम वेल्डिंग। प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर शक्ति की हानि P बराबर जानते हैं VI,
वी स्क्वायर बटे आर और आपकी आई स्क्वायर बटे आर। ये 3 मेरा क्या होता है, सूत्र होता है। अब कह रहा है कि हमारी हानि को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर जो है यह मेरा हानि को प्रदर्शित कर रहा है, मेरे लॉस को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अर्धचालक में वैलेंस और चालन बैंड के बीच कोई भी अर्धचालक है, उसमें ध्यान रखना मेरा वैलेंस बैंड नीचे है और मेरी कंडक्शन बैंड कहाँ है ना। तो मेरे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो आपका अंतराल होता है, खास करके सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसको हम समान तापमान से उच्च तापमान बढ़ाने के बाद बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तुरंत हमारी वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कहाँ चली जाती है? कंडक्शन में चली जाती हैं, और फिर हमारे लिए धारा का प्रवाह करना यहाँ पर बहुत ही सरल और सुगम हो जाता है। तो हम यहाँ भी उत्तर कौन सा ले लें? ऑप्शन नंबर डी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 होता है मेरे कंडक्टर में। 0 किस में होता है? मेरे कंडक्टर में। इंसुलेटर में 5 से लेकर के 15 के बीच होता है। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। कोई भी लोड है, खटाक से बंद कीजिए, चिंगारी होता है। वो चिंगारी किस बात को सूचित करता है? ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरा महत्वपूर्ण बात है कि लोड को बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि परिपथ में उच्च क्या होगा? प्रेरकत्व होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा। तो इंडक्टेंस की कारण ही हमारी क्या होती है? चिंगारी डेवलप हो पाती हैं, उच्च इंडक्टेंस की मौजूदगी की वजह से। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई, तो परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई जल्दी बताइएगा। अच्छा प्रश्न है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाता है? एम से मेगा, ई से इलेक्ट्रॉन, अभी से आपका क्या हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEGA, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी सबसे छोटी इकाई एनर्जी की हुआ करती थी, लेकिन अब इसके साथ मेगा लग गया तो ये बड़ी हमारी क्या हो गई? यूनिट हो गई। सीटी का रेटिंग 100/5 है, तो उसका कह रहा है कि साहब आप हमको के बताइए कितना होगा, है ना। तो आप क्या करिएगा, मेरा के नॉर्मली ही आप जानते हैं क्या होता है। मेरा के होता है आपका प्राइमरी करेंट बटा आपका सेकेंडरी करेंट। तो आप तो मालूम ही है ना आपको, क्या मालूम है कि मेरी प्राइमरी में करंट अधिक होती है, अब मेरा सेकेंडरी में करंट क्या होता है? कम होता है। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारा जो सीटी है वह स्टेप क्या है? अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो मेरे सेकेंडरी में V2 ज़्यादा होगा, अब मेरी I2 कम होगी। और प्राइमरी की बात करें तो V1 कम होगा, I1 क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही तो मेरा कॉम्बिनेशन होता है, एक कम तो दूसरा ज़्यादा, दूसरा कम तो पहला ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ सीधा लिख दीजिए 100 बटा आपका 5 बिकम्स 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा। 20 गुना हमारा क्या है? आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब ध्यान रखिएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिएगा पवन बाबू, ठीक है ना, तब वहां से कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, फिर आपको एहसास हो जाएगा। ये ALP का एग्ज़ाम है, और ALP के एग्ज़ाम में आपको खाली न्यूमेरिकल 75 नहीं पूछेगा। ALP के एग्ज़ाम में आपको बहुत कम मात्रा में न्यूमेरिकल रहेंगे, ज़्यादातर क्या होंगे? ज़्यादातर क्या होंगे? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है,
समझे कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। करा किसी चुंबक कुंडली उपकरण निम्नलिखित में किसे पढ़ सकेगा? करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ मैग्नेटिक कॉइल इंस्ट्रूमेंट रीड? अच्छा प्रश्न है। जो हमारी यहां पर मैग्नेटिक कॉइल है, यहां सही रूप में लिखा जाए तो यहां क्या होना चाहिए? यहां सही रूप में लिखा जाए तो यहां होना चाहिए मेरा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। क्या होना चाहिए? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल का मतलब पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी टाइप का मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और जो मेरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यह जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, तो मेरे डीसी के वोल्टेज और करंट को मापने का काम करता है। सिर्फ कौन सी राशि जी? आपका वोल्टेज करंट, लेकिन उसका कौन वैल्यू? तो उसका डीसी वैल्यू। कौन वैल्यू? डीसी वैल्यू। इसीलिए आप लेंगे ए नंबर। हमारा सिर्फ एसी को कौन मापेगा? इंडक्शन टाइप। ध्यान रखिएगा, इंडक्शन टाइप का जो है वह एसी को विशेष रूप से मापेगा। एसी डीसी दोनों के लिए हम चलें तो क्या ले लेते हैं? मूविंग आयरन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मूविंग आयरन। आइए, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है? पल्सेटिंग डीसी होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक ही डायोड का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का प्रयोग होता है। समझे कि नहीं? क्या होता है साहब? सिंगल डायोड का प्रयोग होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बायस में काम करता है। ठीक है। और आप ध्यान देंगे कि इसमें जो पल्सेशन है वो एसी के कारण है, तो इसका रिपल फैक्टर जो है, आप याद रखिएगा, इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है। कितना होता है? 1.21 होता है। समझे कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम यहीं पर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो इसका रिपल फैक्टर 0 पॉइंट कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 0.48 होता है। इसकी इफिशियंसी भी कम होती है ना। और हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है? अधिक होती है। तो मेरा पल्सेटिंग डीसी हमें मिलता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी से। 40 दशमलव कितना होगा? 6। याद रखना, अगर आपसे इफिशियंसी पूछ लिया जाए तो इसकी इफिशियंसी 40.6% होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फुल वेव की इफिशियंसी, तो 40.6 का सीधा दूना कर दीजिए, 81.2 हो जाती हैं। क्या होती हैं? 81.2 हो जाती। अस्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर का स्लिप, जो मेरा एनआर है वह क्या है? 0 है। स्थिर अवस्था मतलब रोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ स्लिप की बात करते हैं तो NS माइनस NR बटे NS, यानी आपका क्या हो जाएगा? NS माइनस 0 बटे NS। अब आपका क्या हो गया? NS बटे NS हो गया। दोनों कट करके कितना मिला? 1 हो गया। तो मेरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? D, 1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अस्थिर अवस्था में हमारी जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्लिप क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल ब्रजेश जी, शाम में 3 बजे वाली क्लास निश्चित रूप से लेंगे। क्लासेस बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। ठीक है, क्लासेस 3 बजे वाली भी अपने समय से निसंदेह चलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, थोड़ा सा साउंड को लेकर के कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को मदद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपकी क्लासेस लूंगा। समझे कि नहीं? तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आवाज फंस गई है, बाकी बहुत विशेष समस्या नहीं है। 1-2 दिन समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांसमिशन लाइन में साहब जी हम सुरक्षा उपकरण की बात कर रहे हैं। लाइन इंसुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, सॉलिड स्टेट रिले, लाइटनिंग अरेस्टर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या मेरा सही उत्तर होगा? जल्दी बताइएगा। ये प्रश्न का जवाब आप ही लोग दीजिए, बहुत उम्मीद है। सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा यहां पर क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर है,
जो मेरे आसमानी बिजली से क्या करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। पृथ्वी के साथ यह जुड़ा रहता है। अर्थ में सारे के सारे क्या करेगा साथियों, अर्थ में यह सभी की सभी एक्सेसिव करंट को डिपॉजिट कर देता है, भेज देता है, पाथ बना देता है। हमारे लिए यह बहुत ही सुलभ और सुगम हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। हम सब जानते हैं कि वेव वाइंडिंग में आपका पैरेलल पाथ का मान 2 होता है। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन अगर यही हम डुप्लेक्स की बात करें, डुप्लेक्स वेव की बात करें, तो 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम ट्रिप्लेक्स वेव की बात करें तो आपका 3 गुना 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर हम क्वाड्रप्लेक्स की बात करें तो क्या होगा, 4 गुना 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो मेरा जब भी वेव में डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स हो तो उस डाटा को 2 से गुना कर देना है। लैप में होगा तो क्या हो जाएगा, लैप में डुप्लेक्स होगा तो ए बराबर आपका 2p होगा। ट्रिप्लेक्स होगा तो ए बराबर 3p होगा, पोल की संख्या का गुणनफल। क्वाड्रप्लेक्स होगा तो ए बराबर 4 गुना p हो जाएगा। p मतलब पोल है, p मतलब क्या है, पोल है, ध्रुव है। ठीक है, p आपकी क्या है, ध्रुवों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रोटरी कन्वर्टर रोटेटरी कन्वर्टर 3 फेज सिस्टम हेतु 3 स्लिप रिंग होती हैं और एक दूसरे से कितने पर वह टैप्ड होती हैं। जैसे ये 3 फेज सिस्टम की बात हो गई तो स्लिप भी हमारा क्या होगा, जैसे ही ये व्यवस्था हो गई तो स्लिप भी हमारा क्या होगा, 120 से शिफ्टेड होगा। 3 फेज सिस्टम जैसे ही चर्चा हो तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि हमारा कितना होगा, 120 से साहब वह शिफ्ट करेगा। ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध क्या होता है। तो बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच की चर्चा हो रही है, यानी ये है सिचुएशन। ये है आपका पी एन, यहाँ क्या है पी, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा इमीटर है, ये मेरा बेस है। तो आपसे पूछा है बेस और कलेक्टर, इस दोनों के बीच का मेरा प्रतिरोध का मान क्या होगा। इन दिस कंडीशन वी आर गोइंग विथ, मेरा इसके बीच का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ध्यान रखिएगा, बेस कलेक्टर जंक्शन के बीच का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। ठीक है, इस कनेक्शन में हम लोग रिवर्स बायस करते हैं। यहाँ पर बेस इमीटर में कम होता है, इसको हम लोग फॉरवर्ड में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर का कंट्रोल, यानी Q बराबर भी आई साइन फाई का कह रहा है कंट्रोल। तो इसका कंट्रोल करने का काम हम किस मशीन के माध्यम से करते हैं, जरा बताने का कष्ट करिएगा। यह कंट्रोल कौन करेगा, आप सबको मालूम है, सबको मालूम है साहब, कौन करेगा सिंक्रोनस मोटर करेगा, क्योंकि यही क्या करता है, मेरा लीडिंग पीएफ प्रदान करने का काम करता है ना। क्या करता है, लीडिंग पीएफ प्रदान करने का साथियों काम करता है। तो इसलिए करके हम किसे सेलेक्ट कर लें, सिंक्रोनस मोटर को। किसे सेलेक्ट कर लें, सिंक्रोनस मोटर को। जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज की मोटर को सिंक्रोनस गति पर लगाना है, चलाना है, तो मेरी गति क्या होगी, एफ मेरा 50 हर्ट्ज हो गया, मेरा पोल कितना हो गया सरकार, 10 हो गया। अब आप सिंक्रोनस स्पीड एनएस बराबर बताइए क्या होगा, 120 एफ बटे पी, यानी 120 गुना 50 बटे आपका 10, 0 0 कट गया। बताइए कितना होगा, 12 पंचे 60, 600 आरपीएम मेरी गति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
हाई टेंशन संचरण लाइन के स्टार्टिंग में कौन से कनेक्शन का प्रकार होता है? तो बहुत अच्छा जवाब है, हाई कनेक्शन में कौन सा होता है, हाई टेंशन में कौन सा होता है, जल्दी बताइएगा। डेल्टा स्टार होता है, क्योंकि इससे हम लोग क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ हमारे फेज में, फेज के करस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, आपका फेज के करस्पॉन्डिंग, फेज के सापेक्ष इंसुलेशन भी आपका क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन भी कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कम करना होता है। तो कई दृष्टिकोण से आपके लिए यह क्या हो जाती है, फायदेमंद हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम दक्षता कब होगी? तो हम सब लोग जानते हैं, जब मेरी आयरन लॉस आपका IA² RA के बराबर हो जाएगी नॉर्मली, यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं, आप इसको सबका कंबाइन कर लीजिए तो I² R के बराबर हो जाएगी, यानी वेरिएबल लॉस मेरे कांस्टेंट लॉस के क्या हो जाए, समान हो जाए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, परिवर्ती हानि, परिवर्ती हानि हमारे अस्थिर हानि के बराबर हो जाए तो हमारा क्या होता है, डीसी जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। क्या करता है जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। चिंता मत करिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कल फिर सुबह 8 बजे आपकी सेवा में हाजिर होंगे। BSPSL वाला पढ़ सकता है, MPPCL वाला पढ़ सकता है, ठीक है, MP लाइनमैन पढ़ सकता है, पंजाब पावर पढ़ सकता है। देश के किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं जहां पर ITI कंपलसरी योग्यता है, वो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। JEE वाले को भी यहाँ से फायदा मिल जाएगा, वो भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने के लिए, यानी हमारा क्या जांचने के लिए, ब्रेकडाउन पर हमारी इंसुलेशन ब्रेकडाउन जो हुई हैं, तो इंसुलेशन के मान को जांचने के लिए, हाई इंसुलेशन को मापने के लिए, है ना, आपका 0.1 मेगा ओम से अधिक, 0.1 मेगा ओम से अधिक के मान के प्रतिरोध को जांचने के लिए निश्चित रूप से हम किसका प्रयोग करेंगे, मेगर का करेंगे। किसका करेंगे, मेगर का करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। हम लोग जानते हैं मेगर को अर्थ टेस्टर भी कहा जाता है, मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए यही क्षमा करें, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और थोड़ी बहुत जो आवाज फंसी होने के कारण आपको समस्या हो रही होगी, उसको थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, मैनेज करिएगा, क्योंकि ये ड्यू टू इनकन्वीनियंसेस हो गया है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। लगातार 20 टेस्ट हमें करवाना है, 13 तक हमने अपने सफर को तय किया है। 7 और टेस्ट हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 20 टेस्ट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा। 31 नंबर पर हमारे साथी का एक सवाल है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, जीना डायोड कह रहा है ना। चलिए साहब, जीना डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर का हरा परास जीना डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, इसीलिए साथियों क्या है, वो वोल्टेज रेगुलेटर के रिस्पेक्ट में है, तो उस आधार पर हमने वहां वो आंसर स्वीकार किया है। ठीक है, जीना डायोड हमेशा क्या होती हैं, रिवर्स बायस पर ही काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।